नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया या जीवाणुओं का पोषण। इस टॉपिक को हम इस टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया में जो पोषण है या न्यूट्रिशन है उसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो वर्गों में बांट सकते हैं। यह वर्गीकरण मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन या उनके पोषण के आधार पर किया गया है। पहला है ऑटोट्रोफिक या स्वपोषित जीवाणु और दूसरा हीटरोफिक या परपोषित जीवाणु। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अगर वो अपना भोजन खुद बनाने में सक्षम है तब उन्हें हम स्वपोषित कहेंगे। जो बैक्टीरिया अपना फूड खुद बना सकते हैं तब उन्हें क्या कहेंगे, ऑटोट्रोफिक। लेकिन अगर वो पोषण के लिए किसी और पर निर्भर हैं, अगर वो न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हैं, तब उन्हें हम परपोषित या हीटरोट्रोफिक कहेंगे। पहले हम स्वपोषित या ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स, ऊर्जा के स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, फोटोट्रोप्स एंड कीमोट्रोप्स। फोटोट्रोप्स या प्रकाश पोषित, कीमोट्रोप्स रसायन पोषित। मतलब अगर वह न्यूट्रिशन लेने के लिए जो एनर्जी सोर्स का यूज़ करते हैं, जो ऊर्जा का स्रोत यूज़ करते हैं, वो सोलर लाइट है, सनलाइट है, तब वो क्या है, फोटोट्रोप्स या प्रकाश पोषित। लेकिन अगर वो किसी केमिकल की मदद से एनर्जी सोर्स, किसी केमिकल को एज एनर्जी सोर्स या ऊर्जा स्रोत के रूप में किसी रसायन को प्रयोग में लेते हैं, तब वो कीमोट्रोप्स या रसायन पोषित कहलाते हैं। अब वापस हम फोटोट्रोप्स पे आते हैं और इसको ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीकृत पदार्थ की प्रकृति के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, फोटोलिथोट्रोप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स। लिथोट्रोप्स का मतलब है अकार्बनिक पोषित। अगर वह अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तब वो क्या है, फोटोलिथोट्रोप्स या अकार्बनिक पोषित हैं। लेकिन अगर वो ऊर्जा के लिए कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर रहे हैं, अगर वो एनर्जी के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, तब उन्हें हम क्या कहेंगे, फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स या कार्बनिक पोषित कहेंगे। तो अब सबसे पहले हम फोटोट्रोप्स के बारे में पढ़ते हैं। फोटोट्रोप्स जो हैं, पहला पॉइंट क्या है कि वो रेडिएंट एनर्जी या विकिरण ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, सोलर लाइट या सूर्य के प्रकाश को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, अब ऐसा हायर प्लांट्स भी करते हैं, उच्च पादप भी करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में हम जानते हैं। आप सभी को पता होगा 6CO2 + 6O2 = C6H12O6 + XO2, है ना। ऑक्सीजन क्या हो रही है, यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। और जो वाटर है ना, उसका जो हाइड्रोजन, वाटर जो है वो क्या है, हाइड्रोजन डोनर है। ठीक है ना। हाइड्रोजन दाता कौन है, जल। अब क्या हो रहा है, जल का अपघटन हो रहा है जिससे ऑक्सीजन विमुक्त हो रही है। फोटोलिसिस, वाटर के फोटोलिसिस से ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, ये तो किस में हुआ, हायर प्लांट्स में। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ जो इक्वेशन है वो ये है, CO2 + 2H2A, है ना। क्या बना रहा है, CH2O + 2H2O + 2A। अब ये A क्या है, A कोई भी और सबस्ट्रेट हो सकता है, बस ऑक्सीजन नहीं होगा। मतलब क्या बात की हमने कि हाइड्रोजन जो डोनर है वो यहाँ पे वाटर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर क्या रिलीज़ नहीं होगी,
ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। ठीक है, हाइड्रोजन दाता कभी भी जल नहीं होगा, इसलिए कभी भी ऑक्सीजन यहाँ से विमुक्त नहीं होगी। और अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तब ये क्या होंगे? एनएरोबिक, अव्यवीय होंगे। ठीक है, तो अब क्या याद रखना है हमारे को कि यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं है, इसलिए ये H2A की बात कर रहे हैं, और ये A कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है अदर देन ऑक्सीजन, इसलिए रिलीज भी क्या होगा? यही A होगा। तो एलिमेंटल फॉर्म में जो रिलीज हो रहा है वो क्या होगा? ये 2A जो हम लिख रहे हैं वही सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट क्या है? ये सबस्ट्रेट है सल्फर। क्या है ये सबस्ट्रेट? गंधक है। ठीक है, तो अब ये जो फोटोलिथोट्रोप्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, ये फोटोलिथोट्रोप्स 2 तरीके पे वापस डिवाइड हो रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर बेसिस क्या है? यहाँ बेसिस है पिगमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, वर्णक, कौन सा वर्णक मौजूद है इसके आधार पर फोटोलिथोट्रोप्स को 2 भागों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, हरा गंधक जीवाणु, और दूसरा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया यानी बैंगनी गंधक जीवाणु। ठीक है, अब ये हरा और बैंगनी रंग वर्णक से आ रहा है ना, पिगमेंट से आ रहा है। तो कौन सा पिगमेंट है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मौजूद होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में मौजूद होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल A या B। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं स्मॉल, नॉन मोटाइल, रॉड शेप्ड, इनमें पिगमेंट होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल, और ये क्लोरोबियम क्लोरोफिल इनवैजिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। ठीक है, क्या समझ में आई आपको बात कि ये कैसे होते हैं? ये सूक्ष्म होते हैं, अचल होते हैं, दंडाणु होते हैं। ठीक है, और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोबियम क्लोरोफिल नाम के वर्णक को प्रयोग में लेते हैं, और यह वर्णक जीव द्रव्य कला के अंतर्वलित क्षेत्रों में स्थित होती है। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन देखें। 6CO2 + 12H2S, और H म्यू से हमारा तात्पर्य क्या है? रेडिएंट एनर्जी या विकिरण ऊर्जा जो सन से प्राप्त हो रही है, सूरज से प्राप्त हो रही है। तो क्या बना? C6H12O6 है ना, ये तो हमारा कार्बोहाइड्रेट बना। और क्या रिलीज हुआ? 6H2O + 12S है ना, सल्फर यहाँ पर बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, उत्पोदपाद क्या है? सल्फर है। ठीक, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं क्लोरोबियम, इसको तो याद रख ही लीजिए क्योंकि क्लोरोबियम क्लोरोफिल है यहाँ पे पिगमेंट। उसके अलावा पेलोडिक्टियोन, उसके अलावा क्लोरोसिस और प्रोस्थेकोक्लोरिस, ये जो हैं ये 4 वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं किसके? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बैंगनी गंधक जीवाणु पर। यहाँ पर बैंगनी रंग किसकी वजह से है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल A या B की वजह से है। ठीक है, ये बैंगनी रंग यहाँ पर मौजूद है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस दूसरा भी है। वो क्या है कि यहाँ पर जो सल्फ़र हमारे को मिल रही है ना, वह सल्फ़र जो है वो एलिमेंटल सल्फ़र के रूप में रिलीज़ नहीं हो रही। देखिए वहाँ पे एन में जो बाय प्रोडक्ट है वो कैसा है? 12S सल्फ़र है ना, यहाँ पर वो इस तरीके से मौजूद नहीं है। ठीक है, कैसे मौजूद है? देखिए 6CO2 + H2S + 2H2O, रेडिएंट एनर्जी H म्यू, और क्या रिलीज़ हुआ? 2 और 2 मतलब CH2O के मॉलिक्यूल और H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में ये रिलीज़ हो रहा है यहाँ पर है ना। आगे देखिए, यहाँ पर एक और रिएक्शन हम देख रहे हैं। उस दूसरी रिएक्शन में भी देखिए आप
CO2 प्लस 9H2O प्लस 2Na2S2O3 रेडिएंट एनर्जी यूज़ करके C6H12O6 बना रहा है और रिलीज़ क्या हो रहा है NaHSO4। एग्जाम्पल देखिए थायोस्पाइरलम और क्रोमेशियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, पहला डिफरेंस तो कलर का पिगमेंट का हो गया ग्रीन और पर्पल, और दूसरा डिफरेंस जो है वो क्या है कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हमेशा एलिमेंटल सल्फर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होगी, है ना, एलिमेंटल सल्फर ही रिलीज़ हो रही है। लेकिन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में एलिमेंटल सल्फर नहीं रिलीज़ होके क्या रिलीज़ हो रहा है, सल्फेट रिलीज़ हो रहा है, और ये सल्फेट H2SO4 या NaHSO4 जिस भी रूप में हो रहा है, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, सल्फेट है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स पे। फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स से हमारा तात्पर्य क्या है, कार्बनिक पोषित। पहले ही बात करी, कार्बनिक पोषित क्यों है, क्योंकि ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ये किसको ऑक्सीकृत कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थों को। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया क्या नाम हुआ, गंधक विहीन बैंगनी जीवाणु। देखो नाम से ही क्लियर है, पहला पर्पल कलर है तो पिगमेंट कौन सा है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए या बी। नॉन सल्फर मतलब गंधक विहीन, मतलब यहाँ पर सल्फर का कोई काम नहीं है। ठीक है, सल्फर का काम क्यों नहीं है, क्योंकि ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। किसको ऑक्सीकृत कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थों को। और कार्बनिक पदार्थ ज़्यादातर किन तीन चीज़ों से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर देखिए बड़ी सिंपल सी एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर मैटर करता है हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात है। अगर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से अधिक है, मोर देन 2:1 है, ऐसी कंडीशन में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो 2:1 से कम है, ऐसी अवस्था में ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करता है। मतलब अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीकृत किया जा रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं यहाँ पर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो मोर देन 2:1 है, इन दैट केस CO2 वुड बी रिड्यूस्ड। लेकिन अगर वो लेसर देन 2:1 है, इन दैट केस CO2 वुड बी रिलीज्ड। ठीक है, इट वुड बी ऑक्सीडाइज्ड। क्या मतलब हुआ कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से अधिक है, ऐसी अवस्था में तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, यूज़ कर लेगा, वो अपचयित कर लेगा। पर अगर वह कम है 2:1 से, ऐसी अवस्था में वो उसे ऑक्सीकृत करेगा और क्या होगा, CO2 विमुक्त होगी, रिलीज होगी। एग्जाम्पल के साथ देखें, देखिए पहला हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें प्रोपियोनिक एसिड है C3H6O2, 6:2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने हैं 2, 6:2 मतलब 2:1 से ज़्यादा हुआ ना। अगर 6 और 3 होता तब 2:1 होता, लेकिन ये 6 और 2 है, मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा, 2:1 का रेशियो बिगड़ चुका है, 2:1 से ज़्यादा है। तो ऐसी अवस्था में क्या कर रहा है, और CO2 को यूज़ कर रहा है, और CO2 रिलीज़ होने की वजह क्या हो रही है, यूज़ में आ रही है, रिड्यूस हो रही है। लेकिन दूसरी एग्जांपल देखिए मैलिक एसिड C3H6O5, 6:5, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 5, 6:5, 2:1 से क्या है, कम है। ऐसी अवस्था में CO2 को रिलीज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। ऑक्सीजन ज़्यादा है तो CO2 को ऑक्सीडाइज कर रही है, और ऑक्सीजन कम है तो CO2 को यूज़ कर रही है अपने अंदर। ठीक है,
आ गई आपको ये बात समझ में कि 2:1 प्रोपियोनिक एसिड में CO2 रिड्यूस हो रहा है और मैलिक एसिड में CO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ये हमने किसको कंप्लीट कर लिया, फोटोट्रोप्स को। अब ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स हमने दो भागों में डाला था, फोटोट्रोप्स और कीमोट्रोप्स, रसायन पोषी। अब रसायन पोषी पे आ जाते हैं। रसायन पोषी में सबसे पहला मौजूद जो है हमारे पास वह क्या है, सल्फर। देखो फर्स्ट थिंग क्या है, ये फोटो नाम हट गया यहाँ से, मतलब रेडिएट एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे। किसको यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स को। केमिकल कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कुछ मेन जो है उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला है सल्फर बैक्टीरिया या गंधक जीवाणु, ठीक है। अब ये जो गंधक जीवाणु है इसमें अगेन दो तरीके की बातें हैं, ठीक है। पहला क्या है, एलिमेंटल सल्फर को रिलीज़ करने वाला, और दूसरा क्या है, एलिमेंटल सल्फर को यूज़ करने वाला, ठीक है। जैसे कि पहले एग्जांपल बेगोशिया देखते हैं अपन। बैगिया टोआ देखें तो बैगिया टोआ में क्या है कि H2S प्लस O, हाफ ऑक्सीजन है ना, हाफ O2 इज इक्वल टू S प्लस H2O, ठीक है। क्या यूज़ किया ये इसने, हाइड्रोजन सल्फाइड, और क्या रिलीज़ किया, एलिमेंटल सल्फर, तात्विक सल्फर को। लेकिन थायोबैसिलस थायोक्सिडेंस में देखिए ये क्या कर रहा है, तात्विक सल्फर, एलिमेंटल सल्फर को यूज़ कर रहा है और रिलीज़ किस में फॉर्म में कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में कर रहा है। S प्लस H2O प्लस 1.5 या मतलब 1.5 जो है ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2SO4 प्लस एनर्जी, ठीक है। तो गंधक जीवाणु या सल्फर बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, या तो एलिमेंटल सल्फर रिलीज़ करेंगे या एलिमेंटल सल्फर को यूज़ करेंगे और एनर्जी बना लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है आयरन बैक्टीरिया या आयरन जीवाणु। आयरन जीवाणु का क्या काम है, देखो हमने केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है तब बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये जो विमुक्त ऊर्जा है इसी से वो क्या करेंगे, अपने भोजन बनाएंगे, ठीक है। उसी से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करेंगे। तो भाई क्या है, देखो फेरस Fe2+ से फेरिक Fe3+ बने तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और एनर्जी बनेगी। तो इस रिएक्शन को देखिए, रिएक्शन फॉर्म में देखें तो 2FeHCO32 प्लस O प्लस H2O इज इक्वल टू 2FeOH3 प्लस 4CO2 प्लस एनर्जी। फेरोबैसिलस, लेप्टोथ्रिक्स और स्फीरोटेलस इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब तीसरा है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन जीवाणु। सूडोमोनास सैक्रोफाइला इसका एग्जाम्पल है। क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, आणविक हाइड्रोजन है, उसके अंदर हाफ O2 और रिलीज क्या हुआ, H2O प्लस एनर्जी। लास्ट जो है वो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया देखिए, अब यहाँ पर भी वही काम हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं। कैसे, पहली जो इक्वेशन उसमें देखिए अमोनिया है NH4 प्लस 1.5 O2, क्या हुआ NO2 माइनस मतलब नाइट्रस जो है वो रिलीज़ हुआ प्लस H2O प्लस 2 हाइड्रोजन और क्या रिलीज़ हो गई, एनर्जी। नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है वो इस तरीके की रिएक्शन करता है, इस तरीके से अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीकृत करता है अमोनिया को और ऊर्जा प्राप्त करता है। नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, जो नाइट्राइट यहाँ पर क्या रिलीज़ करेंगे, नाइट्राइट का ऑक्सीकरण करेंगे और नाइट्राइट का ऑक्सीजन करके क्या करेंगे, NO3 बनाएंगे, वापस एनर्जी रिलीज़ हुई है ना। क्या होगा, NO2 माइनस प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू NO3 माइनस प्लस एनर्जी, ठीक है।
तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, आपको दो बैक्टीरिया याद रखने हैं। एक NH4 को किस में कन्वर्ट करता है, NO2 में, और एक NO2 को किस में कन्वर्ट करता है, NO3 में। ठीक है, तो ये हमारे 4 मेन एग्जाम्पल्स हैं किसके, कीमोट्रोप्स के। अब हम आ जाते हैं सबसे पहली बात जो हमने की थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के आधार पर दो भागों में डाला था, ऑटोट्रोप्स और हीटरोट्रोप्स। तो हीटरोट्रोप्स या परपोषी की बात करते हैं। अब परपोषी के पास 3 ऑप्शन हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक। परजीवी, मृतोपजीवी व सहजीवी। सबसे पहले परजीवी की बात करते हैं। वे परपोषित जीवाणु जो अपना भोजन जीवित जीवधारियों से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है, जिस जीवधारी पर वो आश्रित होते हैं उसे परपोषी कहते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो किसी लाइव ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन या पोषण या फूड या न्यूट्रिशन गेन करे, तब उसे क्या कहेंगे, पैरासाइट। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे एक पैरासाइट फूड या न्यूट्रिशन ले रहा है उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट। ठीक है, परपोषी मतलब होस्ट, परजीवी मतलब पैरासाइट। अब ये ज़्यादातर पैरासाइट जो है वो होते हैं पैथोजेनिक, रोगजनक होते हैं। ठीक है, जैसे कि ज़ेंथोमोनास सिट्रेई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, ये सब क्या है, पैथोजेनिक पैरासाइट हैं। ज़्यादातर पैरासिटिक होते हैं, ज़्यादातर रोगजनक होते हैं ये। दूसरा क्या है, मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट, है ना। तो सेप्रोफिटिक नाम से क्लियर है कि यहाँ पर जिससे वो पोषण प्राप्त कर रहे हैं वो लिविंग ना होके कैसा है, मृत है। तो जब सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से के विघटन से भोजन ग्रहण करें तब उन्हें क्या कहेंगे, मृतोपजीवी। ठीक है, जब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से उनको डीजनरेट करके, डिकम्पोज करके और अपना फूड और ऑब्टेन करें तब वो क्या कहलाएंगे, सेप्रोफिटिक कहेंगे। ठीक है, तो ये जो सेप्रोफिटिक होते हैं ये क्या, दो प्रक्रियाएं फॉलो करते हैं, विघटन और पूयन, किण्वन और पूयन, फर्मेंटेशन एंड टर्फिकेशन। ठीक है, जब वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में, तब उसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। लेकिन जब वो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं तब उन्हें हम उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ें तब उसे क्या कहेंगे, टर्फेक्शन। लेकिन दोनों प्रोसेस कब होते हैं, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो विघटन या डीजनरेशन हो रहा है वो कब होगा, एनएरोबिक कंडीशन में होगा। ठीक है, इस कंडीशन में उसे हम कहेंगे किण्वन या फर्मेंटेशन, पूयन या टर्फिकेशन। ठीक है, लास्ट जो ऑप्शन है वो है सहजीवी या सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है कि दोनों को कुछ ना कुछ लाभ हो रहा होता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि एक को तो लाभ हो रहा होता है और दूसरे को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा होता। ठीक है, अब देखिए बैक्टीरिया जो है वो रूट नोड्यूल्स, लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स के रूट नोड्यूल्स में, जड़ों की ग्रंथियों में मिलता है, जैसे कि राइजोबियम। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है ना, और वो किसको उपलब्ध कराता है, अपने होस्ट को, लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और ख़ुद उससे न्यूट्रिशन ले लेता है। तो रूट लेग्यूम्स या जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, ये सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन है ये एंडोसिम्बायंट्स भी हो सकते हैं और एक्टोसिम्बायंट्स भी हो सकते हैं, अंतः सहजीवी भी हो सकते हैं। अंतः सहजीवी मतलब कि शरीर के अंदर रहने वाले, ठीक है, या एक्टोसिम्बायंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि बाह्य सहजीवी जो बाहरी सतह पर वृद्धि करते हैं। जैसे जो रूट नोड्यूल्स की बात हमने की थी, राइजोबियम, वो तो क्या है, एंडोसिम्बायंट है, पौधे के
अंदर, जड़ के अंदर रह रहा है। वहीं अज़ोटोबैक्टर, सूडोमोनास वगैरह जो हैं वो जड़ों के पास मौजूद होते हैं, और लेकिन वो भी नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, है ना। फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्स करके पादप को दे रहे हैं, लेकिन वो पादप के अंदर, शरीर के अंदर नहीं है। तब वो क्या है, बाह्य सहजीवी, एक्टोसिम्बायंट्स। और जो रूट लेग्यूम्स हैं वो क्या है, अंतः सहजीवी या एंडोसिम्बायंट्स हैं। तो ये है जो टॉपिक है हमारा, वो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो आपको इन इक्वेशंस को याद करना है और बड़ी सरलता से आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन है वो पहला आधार क्या है, फर्स्ट बेसिस क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर। ऑटोट्रोप्स स्वपोषी, हीटरोट्रोप्स परपोषी या विषमपोषी। ठीक है, अब विषमपोषी तो 3 प्रकार के हो गए, 3 इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, पहला, उसमें विषमपोषी में भी 3 तरीके क्या हैं। पहला, अगर लिविंग होस्ट पर है, जीवित पर है। दूसरा, मृत के से पोषण ले रहा है। तीसरा, जिसके साथ रह रहा है उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ठीक है, लेकिन ऑटोट्रोप्स जो हैं उनको फर्दर डिवीजन किस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स, ऊर्जा के स्रोत के आधार पर। फोटोट्रोप्स और कीमोट्रोप्स, अगर रेडिएंट एनर्जी या सोलर एनर्जी यूज़ कर रहा है तब वो क्या है, प्रकाशपोषी। और किसी भी और प्रकार का केमिकल से एनर्जी ले रहा है तब वो क्या है, कीमोट्रोप्स या रसायन पोषी। ठीक है, कीमोट्रोप्स को फिर इंडिपेंडेंटली कौन कौन से रसायन के आधार पर को यूज़ कर रहे हैं उसके आधार पर आगे डिवीजन, आगे बहुत सारे टाइप्स होंगे, लेकिन डिवीजन आगे जो है वो फोटोट्रोप्स का है। किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब किस पदार्थ को वो ऑक्सीकृत कर रहा है। अगर वो ऑक्सीकृत करने वाला पदार्थ इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है, तो उन्हें लिथोट्रोप्स कहेंगे, और अगर कार्बनिक है, ऑर्गेनिक है, तब उन्हें ऑर्गेनोट्रोप्स कहेंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक डिवीजन है, लेकिन इसको आपको हर पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। टेबुलर फॉर्म में आप इसको याद कर लीजिए, और जब एग्ज़ाम में लिखते हैं तब इनको एक्सप्लेन करते हुए पूरा पैराग्राफ लिखिए, एग्जाम्पल्स दीजिए और इक्वेशन लिखिए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और फुल एक कंप्लीट क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। धन्यवाद।